आज कुछ सूफी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानी, लेकिन भावार्थ बहुत बड़ा छिपा होता है। पहली कहानी, हजरत मूसा के गुरु खिद्र ने चेतावनी दी कि फलां फलां रात को गांव के सारे कुओं का पानी विषाक्त हो जाएगा और उसे जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। अन्य लोगों ने तो ध्यान न दिया, केवल एक व्यक्ति ने ध्यान दिया इस बात पर। उसने सोचा कि मैं अपने लिए अच्छा वाला पानी सुरक्षित बचा के रख लूं। उसने खूब सारा पानी स्वयं के लिए बचा के रख लिया। जैसा कि चेतावनी दी गई थी वैसा ही हुआ। उस खास तारीख को रात को अचानक पानी में पागलपन के गुण आ गए। अगले दिन जैसे ही लोगों ने पानी पिया, धीरे धीरे करके पूरा गांव पागल होने लगा। वह आदमी बहुत प्रसन्न था कि मेरे पास अच्छा वाला पानी है। सिर्फ उसी का दिमाग सही सलामत रहा, बाकी का पूरा गांव पागल हो गया। लेकिन एक विचित्र बात हुई, सारे गांव में अफवाह फैल गई कि वो फलां आदमी विक्षिप्त हो गया है, उसे इलाज की ज़रूरत है। और वे पागलों में से बहुत से पागल उसका इलाज करने आने लगे कि तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है, तुम मिसफिट हो, समाज में फिट नहीं बैठ रहे। हम लोग सब सहमत हैं एक दूसरे से, एक तुम ही हो जो अलग विचार रखते हो और हम तुम्हारा इलाज करेंगे। वो आदमी तो बहुत घबराया। उसने प्रार्थना की अल्लाह से कि अब मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा तुम भी जाओ और वो कुएं का पानी पी लो जिससे सब पी रहे हैं। उस रात गांव में सेलिब्रेशन मनाया गया कि हमारा एक पागल भाई आज ठीक हो गया है। छोटी सी कथा, सुनने में हंसी मजाक जैसी लगती है, पर यही मनुष्य जाति की कथा है। जो भीड़ में होते हैं, बहुमत में होते हैं, जिनके समान अन्य समाज के लोग होते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल का स्टैंडर्ड बन जाता है कि ये स्वस्थ हैं, ये ठीक हैं। निश्चित रूप से बड़ी भीड़ झूठों में जी रही है, असत्यों में जी रही है, अंधविश्वासों में जी रही है। जिस व्यक्ति की आंख खुल जाती है, अंधविश्वास की पट्टी हट जाती है, उसको पागल जैसा समझा जाता है। यह अकारण नहीं कि कबीर साहब कहते हैं बार बार अपने आप को दीवाना। उनकी पंक्ति आती दोहों में, कहे कबीर दीवाना। मीराबाई भी अपने आप को कहती है मैं दीवानी हूं। क्यों? क्योंकि आसपास के सारे लोग यही समझ रहे हैं। जो आदमी वास्तव में स्वस्थ है, परम चैतन्य को उपलब्ध हो गया, स्वयं में स्थित हो गया, वह व्यक्ति पागल जैसा लगता है। वो मिसफिट हो जाता है। समाज का जो ढांचा है, पैटर्न है, जो परंपरा है, रूढ़ी है, रीति रिवाज हैं, उसमें वह फिट नहीं बैठता। उस पर एबनॉर्मल का लेवल लगता है, जबकि सारी सोसाइटी एबनॉर्मल है, पूरी दुनिया विक्षिप्त है। और उसका प्रमाण सारी दुनिया दुखी है। दुख पर्याप्त प्रमाण है कि हम जिस ढंग से जी रहे हैं वो गलत है, कुछ भूल चूक है। हम चिंतित हैं, परेशान हैं, व्यथा में हैं, डिप्रेशन में हैं, निराशा के गर्त में गिर गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, हिंसा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। पागल ही ऐसा कर सकते हैं। और जो व्यक्ति स्वस्थ है वह शांत है, प्रसन्न है, प्रेमपूर्ण है, आनंदित है। ये आदमी हमें बर्दाश्त नहीं होता। कितनी विडंबना है। जरा सोचिए, आप सड़क पे खड़े हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि कौन आदमी निकलते हैं, उनके चेहरे की भाव दशा क्या है, तो क्या होगा? अधिकांश लोग चिंतित, दुखी, उदास चले जा रहे हैं, जैसे जिंदगी को बोझ जैसी ढो रहे हैं, मरे से जा रहे हैं, बस किसी प्रकार आज और जी लें। अधिकांश लोग ऐसी शकल सूरत लेके जा रहे हैं। फिर अचानक एक आदमी आता है, वो अकारण मुस्कुराता हुआ जा रहा है,
आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? सबसे पहला ख्याल यही आएगा, इस आदमी का दिमाग गड़बड़ है, इस जीवन में इसको क्या मिल गया ऐसा जो मुस्कुरा रहा है बिना मतलब के। उससे पूछोगे आप क्यों प्रसन्न हो, वो कहता कुछ नहीं, बस यूं ही हमारी आदत ही खुश रहने की। हमको शक होगा कि आदमी ठीक नहीं है, इसका इलाज करवाया जाए, इलाज करवा के इसको हम भी अपने जैसा बना लेंगे, फिर हम कहेंगे अब ठीक हो गया। दूसरी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, वह कहानी भी, एक चोर ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि मैं चोरी करने जिस घर में घुसा था उस मकान की खिड़की कमज़ोर थी, मैं खिड़की से कूद रहा था तो खिड़की टूट गई, गिर गई और मैं भी भड़ाम से गिरा, मेरा पैर उसमें फंस गया था, मेरे गिरने से मेरे पैर में चोट आ गई है, तो इसका इलाज करवाने की जिम्मेवारी उस मकान मालिक की है जिसने कच्ची खिड़की लगाई। चोरी तो मैं कर ही नहीं पाया, तो अपराध तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरी टांग टूट गई है। अदालत ने आदेश दिया, उस मकान मालिक को हाजिर किया। उसने कहा कि मिलार्ड, इसमें गलती मेरी नहीं है, जिस बढ़ई ने, कारपेंटर ने लकड़ी बनाई थी, वो खिड़की बनाई थी, आप उसको सजा दीजिए, उसने कच्ची खिड़की बनाई, मेरा क्या दोष। अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक, उस कारपेंटर को हाजिर किया जाए। वो बढ़ई आया, उसने कहा कि आप चल के देख लीजिए, लकड़ी की चौखट नहीं टूटी है, मैंने मजबूत खिड़की बनाई थी, लेकिन जिस दीवार में वो फिट थी वो दीवार कच्ची थी, वो दीवार गिर गई, वहाँ की ईंट खिसक गई। तो जो राजगीर मिस्त्री है जिसने दीवार उठाई थी उसको सजा मिलनी चाहिए। उसका तर्क बिल्कुल ठीक था। जज ने आदेश दिया कि राजगीर मिस्त्री को बुलाए, किसने ये मकान बनाया था, कच्चा मकान बनाया। वो आया, उसने कहा कि मालिक दोष मेरा नहीं है, जब मैं वो दीवार बना रहा था मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बहुत खूबसूरत स्त्री वहाँ से निकली, मैं उसकी तरफ देखने लगा और वो सीमेंट की जगह पानी ज़्यादा चला गया, तो उस औरत को ढूंढा जाए, उसने मेरा ध्यान विचलित कर दिया और दीवार कच्ची रह गई। जज ने कहा बिल्कुल ठीक, उस स्त्री को बुलाया गया। उस स्त्री ने कहा कि मिलार्ड, मेरी शकल सूरत ऐसी नहीं है कि लोग मेरी तरफ देखें, लेकिन उस दिन मैं जो ड्रेस पहने थी उसमें चूनर विशेष करके खूब अच्छी रंगी हुई थी, तो जिस रंगरेज ने वह चूनर रंगी है आप उसको सजा दीजिए। वो चूनर देखने के लिए लोग मुड़ रहे थे मेरी तरफ, मुझे कौन देखता है। जज ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, कहाँ है वो रंगरेज, बुलाया जाए। तब पता चला कि वो रंगरेज वही चोर है जिसकी टांग टूट गई है। सुनने में लगेगी हास्यास्पद घटना, लेकिन सूफी छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से बड़ा गहरा इशारा करते हैं। वे कह रहे हैं लाइफ इंटरडिपेंडेंट, पूरा जीवन अंतर संबंधों का जाल है। यहां कोई एक व्यक्ति किसी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर उत्तरदायित्व है तो पूरे जगत का है। द होल कॉस्मॉस इज वन। हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं और एक चीज के कारण दूसरे में है, दूसरे के कारण तीसरे में, पूरा चक्कर लगा के आए तो हम पाते हैं कि जो आखिरी उसमें निकला उसके कारण पहले ही में ही थे। सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले वर्ष फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है उन वैज्ञानिकों ने खोज की है ठीक इससे मिलती जुलती बात। उन्होंने तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अन्वेषण किया था और उन्होंने पाया कि सारे जगत में सब कुछ जुड़ा हुआ है। आइंस्टीन इस थ्योरी के खिलाफ में था। आज से 70-80 साल पहले इस थ्योरी के बारे में सोचा जा रहा था, ये हाइपोथेसिस तैयार की गई थी, लेकिन उस जमाने के वैज्ञानिक तैयार नहीं हुए, राजी नहीं हुए। आइंस्टीन भी विरोध में था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ है और उससे जुड़ा हुआ उसका जोड़ीदार पार्टिकल कहीं करोड़ों मील दूर है। अगर इस पार्टिकल को हम
क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वो वाला करोड़ों या अरबों मील दूर वो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप घूम जाएगा तुरंत। आइंस्टीन ने इसका खूब मजाक उड़ाया था कि ये तो स्पूकी एक्शन, ये तो भूत प्रेत वाली बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पार्टिकल से उस पार्टिकल तक खबर जाने में देर लगेगी और कोई भी चीज़ प्रकाश गति से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती, इसलिए समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ हमने कुछ किया है उसका एक्शन कहीं और होगा तो वक्त लगेगा, तुरंत नहीं हो सकता। पिछली साल भली भांति सिद्ध हो गया कि यह स्पूकी एक्शन नहीं है और यहाँ से वहाँ कोई समाचार नहीं जा रहा है, कोई न्यूज़ नहीं जा रही है, कोई तरंगें नहीं जा रही हैं, क्योंकि अगर तरंगें जाती तब तो समय लगता, चाहे वो लाइट वेव्स हों, चाहे वो रेडियो वेव्स हों, चाहे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो, उसको ट्रैवल करने में वक्त लगता। नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं हो रही, वो दोनों पार्टिकल जुड़े हुए हैं। सिक्के के दो पहलुओं की तरह, चाहे उन्हें दूर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई एक्शन होगा वहाँ उसका रिएक्शन होगा, ठीक उल्टा होगा। यहाँ हम बाएं तरफ घुमा देंगे पार्टिकल को तो दूसरा जो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स है वो दाहिनी तरफ घूम जाएगा, उसका ठीक विपरीत बैलेंस हो जाएगा। संक्षेप में इस थ्योरी को कहें, लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। हम जो समझ रहे थे चीज़ें स्थानीय हैं, यहाँ की चीज़ यहाँ है, वहाँ की चीज़ वहाँ है, इनमें आपस में कोई नाता नहीं है, ये हमारी बात गलत है। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक और अनूठी थ्योरी विशेषकर मौसम विभाग वालों ने खोजी है, उसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ केओस, अराजकता का नियम। सुनने में बड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि नियम का मतलब ही होता है पक्का नियम, इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता, कोई अराजकता नहीं हो सकती, केओस नहीं हो सकता, सब अनुशासनबद्ध होगा। लेकिन यह नियम कहता है कि चूंकि सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए छोटी छोटी घटनाओं का बहुत बड़ी घटनाओं पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि समझो हिसार में एक तितली पंख फड़फड़ाती है, छोटी सी तितली, छोटे छोटे पंख, उसका ये पंख का फड़फड़ाना कुछ चीज़ों की शुरुआत बन जाता है, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आ गया इसकी वजह से। हमको हंसी आ रही है, लेकिन अभी वैज्ञानिक थ्योरी बन गई है कि ये संभव है। हम जिसको छोटी चीज़ कहते हैं और बड़ी चीज़ कहते हैं, वो छोटी और बड़ी नहीं है, क्योंकि सब जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो सब कुछ अंतर संबंधित है, कोई चीज़ अलग थलग नहीं है। ये सूफी कहानी कि जिसकी टांग टूटी है, इसमें उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत लोग तो इन्वॉल्व हैं ही, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो खुद भी इन्वॉल्व है। जीवन ऐसा ही है, सब कुछ जुड़ा हुआ, संयुक्त। आप ये नहीं सोचना कहीं विश्व के किसी कोने में युद्ध हो रहा है तो इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब एक मनुष्य जाति के हिस्से हैं, और सारी मनुष्य जाति में जो कुछ भी कहीं भी हो रहा है उसमें सबकी जिम्मेवारी है। अनजाने रूप से हम सब जुड़े हुए हैं। तीसरी कहानी, एक फकीर बड़ा संकल्पवान था, जो निर्णय कर लेता था कभी उससे चूकता नहीं था, अडिग रहता था। उसके बहुत शिष्य थे। एक बार वे हज यात्रा को जा रहे थे। उन्होंने व्रत लिया था कि 1 महीना उपवास करेंगे। 3 दिन हो चुके थे यात्रा करते करते। चौथे दिन जहाँ वे पहुँचे, वहाँ किसी ने दौड़ के आके खबर की, इस गांव में आपका एक भक्त रहता है, बहुत गरीब है, उसके पास कुछ और नहीं था, उसने अपनी झोंपड़ी बेच दी।
कुल उतना ही था उसके पास, एक छोटी सी झोपड़ी। उसने झोपड़ी बेच दी है और उसके पैसे से उसने उत्सव मनाने की तैयारी की है। आप सब लोगों के लिए भोजन, और पूरे गांव को उसने निमंत्रण दिया है, सबको भोजन कराएगा। ये फकीर अपनी शिष्य मंडली के संग वहाँ पहुँचे। उस गरीब आदमी ने इनका स्वागत किया। गांव के सारे लोग इकट्ठे थे, भोजन करने बैठे। अब शिष्य सोच रहे हैं कि हमारा गुरु क्या खाना खाएगा, वो तो 1 महीने का उपवास का व्रत लिए हुए हैं, हम भी नहीं खाएंगे। मगर वो इंतजार कर रहे थे कि अब खाना परोसा जाए, फिर पता चले अभी तक तो गुरुजी कुछ बोले ही नहीं। उनके हाव भाव देख के लग नहीं रहा कि इनको कुछ याद है व्रत की। खाना परोसा गया और उन्होंने ले लिया और खाने लगे। फिर तो शिष्यों ने सोचा हम क्यों चूके, हम भी खाएं। सबने खाना खाया। जब वहां से विदा ली, आगे यात्रा पे चले, तो शिष्यों ने घेर लिया अपने गुरु को, कहा कि आप हमको तो पाठ सिखाते हो संकल्पवान होने का, अपने निर्णय पर अडिग रहने का, और आज हमने देख लिया आप तो बुरी तरह से भ्रष्ट हो गए। अभी तो 3 ही दिन हुए थे उपवास किए और आपने संकल्प तोड़ दिया। उस सूफी फकीर ने कहा कि पागलो, मेरा संकल्प ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उस गरीब आदमी का हृदय, उसका दिल, उसके भाव? जरा सोचो उसने अपनी झोपड़ी, अपना सर्वस्व बेच के भोजन का आयोजन किया है। अगर हम कह दें कि हमारा उपवास है, उसका दिल किस बुरी तरह टूटता। भाड़ में जाए हमारा संकल्प। हम फिर नया संकल्प ले लेंगे आज से। कोई ठेका है वो 3 दिन का काउंट करने का? आज से फिर कल से शुरू कर देंगे दिन 1, 30 दिन का संकल्प फिर कर लेंगे। लेकिन ये तो एक ऐसी स्थिति थी जो हमने सोची नहीं थी, और इस परिस्थिति के मुताबिक हमने अपना निर्णय बदला। हमारा वह उपवास उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस गरीब आदमी की भावना बहुत महत्वपूर्ण है, उसका दिल नहीं तोड़ना है। ये सूफी कहानी अपने हृदय में संभाल के रखना। हर परिस्थिति में हमें कुछ नया निर्णय करना होता है। जो लोग पुराने निर्णयों से जीते हैं वे लकीर के फकीर हो जाते हैं, वे सूफी फकीर नहीं हो पाते, वे सिद्धांतवादी हो जाते हैं। भीष्म पितामह की कहानी हम सब जानते हैं। उन्होंने प्रण किया था कि सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसका साथ देंगे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। लंबे समय वे जिए, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती जा रही हैं। वो पितामह हो गए, पिता के पिता के पिता के पिता, कई पीढ़ियां गुजर गई। सारी सिचुएशन चेंज हो गई। कौरवों के हाथ में शासन आ गया और भीष्म पितामह जिद कर रहे हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई। वह भी वचन निभा रहे हैं। भाई आपने वचन कब दिया था? उस जमाने में अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता थी तो बिल्कुल ठीक था। अब सारी परिस्थिति बदल गई, अब शुभ शक्तियों के हाथ में ताकत है और आप अभी भी अपना वचन निभा रहे हैं। तो भीष्म पितामह कितने भी संकल्पवान हो लेकिन विवेकपूर्ण नहीं है, हृदयपूर्ण नहीं है, वर्तमान के क्षण को नहीं देख रहे, आज की क्या स्थिति है, वो पुरानी बात पकड़ के बैठे हैं। ये तो अहंकार का ही एक रूप हो गया कि मैं अपने वचन से ना पलटूंगा। सावधान।